मेरे आज वीआरएस के साथ में मैं कहना चाहता हूं, मेरे वीआरएस का मतलब ये नहीं है कि मैं एलआईसी की एसोसिएशन छोड़ रहा हूं। मैं एलआईसी की एसोसिएशन में अगली जनरल बॉडी मीटिंग यानी चुनाव तक राष्ट्रीय महासचिव की मैं आधिकारिक जिम्मेदारी मेरे पास है। और जब हमारा अधिवेशन होगा, उस अधिवेशन में पूरे देश के लोग आएंगे तो वो तय करेंगे कि वो मुझे रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। अगर वो चाहेंगे तो मैं चाहे सरकार में जाके कुछ भी बन जाऊं, ऑस्कर फर्नांडिस की तरह मैं अपने संगठन की सेवा में हमेशा समर्पित रहूंगा, बशर्ते कि मेरे समाज के लोग, मेरे संगठन के लोग अगर मुझे मौका देंगे तो मैं सेवा में रहूंगा। और अगर वो कहते नहीं सर अब आपकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है, तो मैं जय भीम नवोदय करके जो भी जिम्मेदारी मुझे बाबा साहब देंगे उसके साथ पूरी ईमानदारी के साथ न्याय करने की कोशिश करूंगा। तो मैं कयास लगाए जा रहे हैं कि वीआरएस के बाद में आप निकट भविष्य में बहुत जल्दी राजनीतिक पार्टी जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं, कितनी सच्चाई है? देखिए, बहुत सारी चीजें हमें समय के भरोसे छोड़ देनी चाहिए। मान्यवर काशीराम जी ने कभी ये नहीं सोचा था कि सरकार की नौकरी छोड़ने के बाद में वो राजनीति में जाएंगे, लेकिन बाद में जब उनको लगा कि जब उन्होंने संगठन बनाया, DS4 बनाया, बामसेफ बनाया, और बाद में उन्हें जब आवश्यकता महसूस हुई कि समाज के लिए सत्ता की जो चाबी है वो राजनीति के पास में है, तो तब उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। तो आने वाले समय में अगर ऐसी कोई आवश्यकता समाज हित में अगर जरूरी होगी तो उस पर विचार किया जाएगा। निकट भविष्य में क्या ऐसा देखने को मिलेगा कि चोई साहब LIC के परिवार के साथ साथ राजनीतिक जिम्मेदारी निभाते हुए देश में जो दलित मूवमेंट है उसके साथ खड़े रहेंगे? देखिए, पहली प्राथमिकता सरकार की नौकरी में रहते हुए भी हमारा SC/ST मूवमेंट था, और आज सेवा जो हमने VRS लिया है, बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, और हमने आज इस 14 अक्टूबर 1956 में जब बाबा साहब ने अपना बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, उसी दिन को हमने पवित्र दिन में आज हमने सरकार की नौकरी से VRS लिया है। और निश्चित रूप से सामाजिक आंदोलन और समाज हमेशा हमारी प्राथमिकता में रहा, प्राथमिकता में है और हमेशा प्राथमिकता में रहेगा। और चाहे किसी भी स्तर पर कार्य करने का मौका मिलेगा, समाज हमारी पहली प्राथमिकता हमेशा रहेगी। सर, आपका 1.5 महीने रहा था रिटायरमेंट में, आपने 1.5 महीने पहले VRS क्यों लिया? देखिए, ऐसा है कि ये आवश्यक समझा गया, जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को ध्यान में रख करके आवश्यक समझा गया कि अगर 30 नवंबर तक हम सेवा में रहेंगे तो जो कार्य करना चाहते हैं वो शायद उन कार्य करने में थोड़ी बाधा आ रही थी। इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके तय किया गया कि इस VRS को ले लिया जाए, और जो कार्य जिस स्पीड से होने चाहिए उसको पूरी स्पीड के साथ करके समाज के साथ न्याय किया जाए। आपके ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं था VRS लेने के लिए, क्योंकि आजकल प्रेशर बहुत डाले जा रहे हैं? मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि मैंने पूरे जीवन में सरकार की नौकरी में 37 साल में कभी प्रेशर में काम नहीं किया, और इस बात का विश्वास आप रखिएगा, ना मैं कभी प्रेशर में काम किया, और भविष्य में मैं किसी प्रकार के प्रेशर में काम करने वाला व्यक्ति तो नहीं हूँ। तो साहब, ऐसे संभावित लग रहा है कि आप किसी राजनीतिक पार्टी की ओर जाएंगे, ऐसा अनुमान लग रहा है। तो क्या जो आप अभी सामाजिक काम करते आए हैं समाज के लिए, वहाँ रहकर भी क्या ये काम कर पाएंगे? क्योंकि पार्टियां किसी की अपनी नहीं होती है राजनीति में। देखिए, सरकार की नौकरी में रहते हुए आप लोगों ने ये हमेशा देखा कि समाज की जब जब आवश्यकता पड़ी, चाहे तो आपका रामला मैदान में लाखों लोगों की रैली रही हो, चाहे जंतर मंतर के प्रदर्शन रहे हों, जहां सरकार की नौकरी भी कई बार उसमें बंदिश करती थी, चाहे किसी भी मसले को लेकर के आवाज़ उठाने का मामला रहा हो, हमने सरकार की नौकरी में रहते हुए समाज के साथ में कदम से कदम मिला करके सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वाह करने की हर संभव कोशिश की है, और मरते दम तक ये कोशिश जारी रहेगी। इसके साथ कोई समझौता नहीं होगा। तो साहब, जो अम्बेडकर भवन बनाने का संकल्प आपने लिया है, क्या अब उस काम को बखूबी आप कर पाएंगे या उसमें कोई अड़चन रहेगी? देखिए, मैं अपने समाज पर पूरा भरोसा करता हूं, क्योंकि जो सहयोग राशि अब तक आई है समाज के लोगों ने, कश्मीर से कन्याकुमारी तक लेकर के देश के कोने कोने से हमारे साथियों ने 2000, 5000, 500 रुपया, 10,000, 25,000 रुपया इकट्ठा किया है। और जब ये दानदाताओं की सूची जारी होगी पूरे देश के सामने तो पता लगेगा कि ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, पहला ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बाबा साहब का घर बनाने के लिए देश के कोने कोने से हमारे साथियों ने, भाइयों बहनों ने दान दिया है। और ये सभी दानदाताओं के नाम पत्थर पर लिखवाए जाएंगे, जिससे पता लगे कि कितना बड़ा आंदोलन है, पूरे देश में फैला हुआ आंदोलन है।
और मुझे अपने साथियों पूरा भरोसा विश्वास है, समाज पर भरोसा विश्वास है कि इस पावन कार्य को जल्द से जल्द समाज के सहयोग से निश्चित रूप से हम पूरा करने में कामयाब होंगे। अम्बेडकर भवन की नींव कब जब की जाएगी, उसकी भूमि देखिए, ऐसा है कि हमारा 14 अभी जो हमारा अक्टूबर था, आज के दिन इसकी रजिस्ट्री हमारी डिसाइडेड थी, लेकिन क्योंकि जो कलेक्शन था उसकी जो गति है वो जिस तरीके से होनी चाहिए थी उसमें थोड़ी गति कम रह गई, इसलिए 3 करोड़ रुपया कल हमने लैंडलॉर्ड को हैंडओवर किया है। बचे हुए राशि को हमने 31 दिसंबर 2021 तक देने का हमने अपना एक विचार बनाया है और हमें विश्वास है कि हमारे समाज के लोग इस जिम्मेदारी को समझेंगे और हम 31 दिसंबर 2021 तक रजिस्ट्री करा करके वहां डॉक्टर अम्बेडकर भवन निर्माण का जो मार्ग प्रस्तुत कर देंगे। सर, आम लोगों को आपसे बहुत उम्मीद रही जब तक आपने समाज का काम किया है, क्या राजनीति में जाकर भी वैसा ही उनका भरोसा बनाए रखेंगे? देखिए, मैं यहाँ कहना चाहूँगा, मान्यवर काशीराम जी ने राजनीति में आए, उन्होंने पार्टी बनाई, लोकसभा का चुनाव लड़ा। बहन जी स्वयं जो है आज हमारी समाज की सर्वप्रिय नेता हैं और अगर 4 बार वो मुख्यमंत्री प्रदेश की ना बनती, सत्ता उनके हाथ में ना आती, तो आज जो महापुरुषों के नाम पर लखनऊ और पूरा नोएडा उन्होंने बनाया, हमारे महापुरुषों के नाम पर उन्होंने जिले बनाए, हमारे समाज के लिए उन्होंने अनेकों कार्य किए, शायद वो ना कर पाते। अगर राजनीति के माध्यम से ही समाज का भला हो सकता है तो राजनीति से किसी प्रकार का परहेज नहीं होना चाहिए। आप बीएसपी की बात करते हैं, क्या बीएसपी में ही जाने का इरादा बनाया है क्या? देखिए, कुछ चीजें समय के सहारे छोड़ देनी चाहिए। आने वाले समय में हर संभावना को हमें ओपन रखना चाहिए और ऐसा है कि जैसा भी आगे निर्णय होगा आप सबको समय रहते बताया जाएगा। अगर किसी पार्टी ने वहीं पे जाके अगर वो दलित विरोधी हुई तो क्या वहां पर रह पाना, टिक पाना, कार्य कर पाना आपके लिए कितनी बड़ा चुनौतीपूर्ण है? देखिए, मैं अभी ये कहूंगा कि अभी ये निर्णय नहीं है, इसके लिए समय का इंतजार करना चाहिए। और जो आपने अब तक हमारा करीब ये 59 साल का जो कैरियर है और पत्रकार होने के नाते समय समय पर आप हमको टेस्ट भी करते रहे, हमसे सवाल भी करते रहे और हम आपके सवालों के जवाब भी देते रहे हैं, तो हमने समाज की कसौटी पर अपने आप को हमेशा सिद्ध किया है। और इस बात का भरोसा विश्वास रखिए, हम जहां भी हैं और जहां भी रहेंगे समाज के साथ रहेंगे। समाज के हितों से कोई समझौता न किया है, सरकार की नौकरी में रहते हुए नहीं किया और आगे भी हम किसी प्रकार का समझौता नहीं कर पाए करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। मैं पत्रकार नहीं हूँ, मैं कवि हूँ और कवि रहना चाहता हूँ, लेकिन 2 साल से कोई प्रोग्राम वगैरह नहीं है तो मैंने सोचा चलो हम भी ये काम कर लेते हैं तो पार्ट टाइम। और जब 2 पैसे आने लगे तो फिर शौक लग गया तो कर रहे हैं। मैं चोई साहब के संबंध में, चोई साहब का और मेरा डिस्ट्रिक्ट एक है, मैं भी बुलंदशहर से ही हूँ, हमारा और चोई साहब का गाँव भी पास में ही है। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी जब एक क्षेत्र में पैदा हुई है, भाषा एक, कल्चर एक, सब कुछ एक रहा। बुलंदशहर से जब मैं दिल्ली आया था 2000 के आसपास, फादर की डेथ के बाद, चोई साहब से मेरी 2011 में पहली मुलाकात हुई 10 वर्ष पहले। तब से लेकर के और आज तक चोई साहब ने हमेशा बड़े भाई की तरह मुझे हमेशा प्यार किया। और अभी जो पूर्व में हमारे एक साथी कह रहे थे कि बहुत सारे लोगों को चोई साहब ने माफ़ किया, उसमें मैं भी एक आदमी हूँ कि बहुत सारी गलतियाँ जाने अनजाने में आदमी से होती हैं, मुझसे भी हुई। और एक बार मैं भी चोई साहब को कुछ ऐसी बोल गया, चोई साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, तू गुस्से में है और जब तेरा गुस्सा उतर जाएगा तब बात करेंगे। लॉकडाउन चल रहा था, चोई साहब की मेरी बोलचाल नहीं थी। ये अनुभव मैं आपसे इसलिए साझा कर रहा हूँ कि ये आदमी के कुछ पैदाइशी गुण होते हैं जो आदमी के ऊपर बाद में नहीं आ सकते। कहते हैं ना कि चीता जो होता है वो चिता चिताया पैदा होता है। अगर आप गधे के ऊपर वो धारियाँ बना दो तो वो चीता नहीं हो सकता, वो माँ के पेट से पैदा होता है वैसा। तो चोई साहब ने मुझे कॉल किया, मैंने सोचा गुस्से में लग गया होगा, मतलब भूल से लग गया होगा। मेरी चोई साहब की तो बोलचाल ही नहीं है पिछले 1.5 साल से, मुझे क्यों फ़ोन करने लगे। फिर चोई साहब ने दोबारा फ़ोन किया, फिर मैंने नहीं उठाया। फिर तीसरी बार उनका मैसेज व्हाट्सएप पे आया, बोले नाराज है दीदी। तो फिर मैंने पलट के फ़ोन किया, बुलाया, प्यार करा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक जो अनुभव होता है ना आदमी का, उस आदमी ने मुझे उस समय सहारा दिया जब लॉकडाउन में सारी दुनिया खड़े होकर के रोड पर कोई किसी को कुछ बांट रहा था। लेकिन किसी ने यह अनुभव नहीं किया था कि जो लोग इस बाबा साहेब फूले अम्बेडकर आंदोलन में गीत के माध्यम से, कविता के माध्यम से दिन रात पिछले 10-15 साल से लगे। मैं 24 घंटे सोशल वर्कर हूँ, मैं कोई सरकारी नौकरी नहीं करता, मुझे कोई हेल्प नहीं करता, मैं अपने घर में रहता हूँ। लेकिन जब मैं घर में था तो किसी एक्टिविस्ट ने, किसी सरकारी कर्मचारी ने, किसी जो बड़े बड़े अनाथ पिंडक समाज में, किसी ने मुझे फ़ोन नहीं किया। चोई साहब थे जिन्होंने फ़ोन किया कि बेटा घबराने की जरूरत नहीं, हम तेरे साथ हैं। तो मैंने उस समय बात कही थी कि शायद मेरा कोई रियल में बड़ा भाई भी होता, तब भी शायद वो मुझे फ़ोन नहीं करता। आज चोई साहब की रिटायरमेंट में मैं थोड़ा भावुक इसलिए हो गया
कि उस समय चौधरी साहब ने मुझे फ़ोन करके जो हिम्मत दी, जो ताकत दी, वो ताकत और वो जो 2-5 सेकंड की, 10 मिनट की, 5 मिनट की, 2 मिनट जो मेरी उनकी बातचीत थी, वो हमेशा मेरे स्मरण में रहेगी। एक साहित्यकार होने के नाते, कवि होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि चौधरी साहब ने बस उस समय एक बात की थी, कोई बात नहीं तो ऑफिस आ। और जो दोहा मैंने अभी भाभी जी के सामने कहा कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पाद, चौधरी साहब ने उस समय ये बात की, तो छोटा भाई कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा। मैं तथागत बुद्ध से यही अपील करूंगा कि चौधरी साहब आज LIC से रिटायर हो रहे हैं, वालिद के साथ बने रहेंगे। इन फ्यूचर एज ए छोटा भाई वो मेरी जहाँ भी ड्यूटी लगाएंगे, राजनीति के जिस मंच पर भी लगाएंगे, मेरी अपनी मैं फूले अम्बेडकर आंदोलन का आदमी, देश भर में मेरी अपनी पहचान है, लेकिन उसके बावजूद चौधरी साहब मेरी जहाँ भी ड्यूटी लगाएंगे, कहेंगे बेटा तुझे यहाँ खड़े होकर के ये काम करना है, मैं आप समाज को साक्षी मान करके कहता हूँ कि मैं चौधरी साहब के लिए 24 घंटे तैयार हूँ।